सैमसंग नाम तो कंपनी का है मगर पावर एक चबूल फैमिली की। हुंडई मोटर ग्रुप दुनिया कारें देखती हैं मगर चलती हैं चबूल्स के ऑर्डर पर। एसके ग्रुप चबूल फैमिलीज के कंट्रोल में। एलजी एक सिंपल सा नाम लेकिन असल में एक चबूल फैमिलीज की एम्पायर। मोबाइल से लेकर गाड़ियों जैसे किया, हुंडई, जेनेसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, शिप्स बिल्डिंग, आर्मी के टैंक, एनर्जी केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, साउथ कोरिया में खाने पीने की चीजों से लेकर हर चीज को चबूल कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम साउथ कोरिया के टॉप 5 चबूल्स की बात करें तो वो देश की जीडीपी का 40% कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर हम टॉप 30 चबूल फैमिलीज को मिला लें तो वो तकरीबन 75% देश की जीडीपी का कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे पूरे साउथ कोरिया को चबूल्स ही चला रहे हैं। और ये फैमिली कोई गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये भी अंबानी फैमिलीज की तरह बिजनेस फैमिलीज है। यही फैमिलीज थी जिन्हें कोरियन वार के बाद देश का हीरो समझा जाता था। इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि साउथ कोरिया को तबाही से निकालकर दोबारा खड़ा करना, और इन्होंने ये सक्सेसफुली कर दिखाया। और सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसे ब्रांड्स निकाले जो आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इन सब कामयाबियों के पीछे छिपी है एक डार्क रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जो आम लोग नहीं जानते। ये फैमिलीज अपनी ही एक अलग दुनिया में जीती है, और इनके पास इतनी पावर है कि इनके सामने कोई लीडर भी नहीं टिक सकता। ये कहानी है पावर्स की, ये कहानी है करप्शन की, और ये कहानी है उन फैमिलीज की जो सिर्फ कोरिया को नहीं पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन्हें कभी रोका जा सकता है, या फिर ये ताकत हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1945 तक जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान हार गया और कोरिया आजाद हो गया। लेकिन इस देश को आर्जी तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन। और नॉर्थ कोरिया चाहता था कि पूरे कोरिया पर हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम होना चाहिए, और साउथ कोरिया चाहता था कि पूरे कोरिया पर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। इसी गलत दावे की वजह से नॉर्थ कोरिया ने 1950 में साउथ कोरिया से जंग छेड़ दी और सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, और दोनों देशों के दरमियान 3 साल तक जंग लड़ी गई। 1953 तक जारी रहने वाली कोरियन वार ने साउथ कोरिया को मलबे का ढेर बना दिया। गांव जले, शहर तबाह हुए, फैक्ट्रियां रुक गईं और इकोनॉमी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने साउथ कोरिया को एड देने का वादा किया। अमेरिका ने तकरीबन $500 मिलियन के करीब साउथ कोरिया को देने का वादा किया, जिसमें से कुछ हिस्सा फौज का था। और यूनाइटेड नेशन की कोरियन रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी अनकरा ने भी साउथ कोरिया का बहुत ज्यादा साथ दिया, जिसमें फैक्ट्रियों की रिपेयरिंग, स्कूलों की कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस और छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए कर्ज दिए गए। साउथ कोरिया ने चबूल्स फैमिली यानी बड़े बिजनेसेस फैमिली ग्रुप्स की भी बहुत ज्यादा हेल्प की। इनको इजी लोन्स दिए गए। गवर्नमेंट ने बैंकों को हुक्म दिया कि चबूल फैमिलीज को लो प्रॉफिट पर ज्यादा कर्जे दिए जाएं। चबूल फैमिलीज ने बड़ी चालाकी के साथ इन पैसों से इंडस्ट्रीज बढ़ाई, और इन्हें गवर्नमेंट से रॉ मटेरियल्स भी सस्ता दिया गया। टैक्स कम कर दिए गए या फिर माफ कर दिए गए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। साउथ कोरिया में इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाया गया ताकि बाहर की ब्रांड्स आसानी से मार्केट्स में ना आ पाएं, और इन चबूल्स फैमिली को अपनी कंपनियों का नेटवर्क फैलाने का मौका मिल गया। 1960 की सेंचुरी में प्रेसिडेंट जनरल पार्क चुंगई ने यह टारगेट सेट कर रखा था कि अगले 5 सालों में 40% जीडीपी बढ़ाएंगे, और ये चबूल्स स्टील, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों तक फैल गए, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ये कंपनियां ग्लोबल लेवल कंपनियां बन गई। जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई मोटर ग्रुप, एसके ग्रुप, ये सब कंपनियां चबूल्स ही चला रहे हैं। यहाँ तक लाने के लिए गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इससे वो बहुत फास्टली ग्रो कर पाए। इसी वजह से ये न्यू टेक्नोलॉजी लाए और फॉरेन मार्केट्स में दाखिल होते गए। आज ये 1960 की सेंचुरी के 4% से बढ़कर जीडीपी का
40% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। चबुल्स ने लाखों जॉब्स निकाली और इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, लेकिन इनकी मोनोपोली से करप्शन और अमीर और गरीब का फासला खतरनाक हद तक बढ़ गया। ताकत और दौलत चंद खानदानों के हाथ में सिमट गई, जबकि आम लोग जिंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करने लगे। छोटे बिजनेसेस दब गए, मार्केट में इनकी जगह तंग होती गई और कई तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। चबुल फैमिलीज के पॉलिटिशियंस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इन्हें टैक्स में छूट दी जाती है और बार बार सब्सिडी, कर्जे और सहूलतें दी जा रही हैं, जिससे इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसियों से बहुत ज्यादा फायदा उठाया और अब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और अक्सर इससे करप्शन स्कैंडल्स भी सामने आए हैं, जैसे कि रिश्वत, फंड्स का गलत इस्तेमाल और बिना मतलब के लोगों पर दबाव डालना, जो दिल में आए वो करना, गरीब आवाम को तंग करना। पॉलिटिकल रिलेशन की वजह से चबुल्स को पूछने वाला कोई नहीं होता। ये जो मन में आए कर सकते हैं। इन पर कानून भी आकर खामोश हो जाता है, जिससे साउथ कोरिया की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और इन चबुल्स को अक्सर टू बिग टू जेल कहा जाता है। मतलब ये है कि चबुल लीडर्स के खिलाफ केसेस तो लिखे जाते हैं, लेकिन सजाएं या तो कम कर दी जाती हैं या फिर इन्हें माफ कर दिया जाता है। साउथ कोरिया के लोग चबुल फैमिलीज और पॉलिटिशियंस के गठजोड़ से बहुत नाराज हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि सारी दौलत और ताकत इन्हीं के हाथ में है। जब करप्शन हो, बिजनेस में नाइंसाफी हो और छोटे बिजनेस वालों के लिए मुश्किलें हों, तो आवाम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इन फैमिलीज पर बार बार क्राइम्स के इल्जामात लगते रहे हैं और हर चंद साल बाद कोई नया स्कैंडल सामने आ जाता है। जैसे एक केस लोटे ग्रुप के फाउंडर शिन क्यूक का है। इन्हें करोड़ों डॉलर के फ्रॉड पर जेल की सजा सुनाई गई थी और इनके घर वाले भी फ्रॉड और टैक्स चोरी के केसेस में पकड़े गए थे। लोटे ग्रुप के इस फाउंडर को 2017 में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल जाने से पहले ही इनको मुआफ भी कर दिया गया, क्योंकि वहां पर ये राज कर रहे हैं और लोगों को इन्होंने दिखाया कि इनकी हालत खराब थी, जिसकी वजह से इन्हें रहा करना पड़ा। इस पर लोगों ने बहुत ज्यादा आवाजें उठाई, प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन इन्हें ये कहकर चुप करवा दिया गया कि अगर इन्हें सजा दी गई तो इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ लोटे ग्रुप तक खास नहीं था। एक और वाकया भी सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसमें बेहतर चू कोरियन एयर की वाइस प्रेसिडेंट थी, जो एयरलाइन के चेयरमैन की बेटी भी हैं। अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर जहाज उड़ने ही वाला था कि इन्हें इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया कि मैकडेमिया नट्स प्लेट्स की बजाय बैग में क्यों पेश किए गए हैं। इन्होंने अमले के चीफ को डांटा और हत्या के इन्हें मारा भी और जबरदस्ती घुटने टिकवाकर माफी मंगवाई। इस सब की वजह से जहाज तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा और 250 मुसाफिर लेट हो रहे थे। शुरू में तो कोरियन एयर ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन क्रू चीफ और एक एयर होस्टेस ने सब कुछ रिपोर्ट कर दिया और इनके रिपोर्ट करने की वजह से बेहतर चू को आखिरकार रिजाइन करना ही पड़ा और एविएशन के कानून की खिलाफ वर्जी पर इन्हें मुजरम करार दिया गया, जिसकी वजह से वहां की आवाम भड़क उठी। लोगों को ये लगा कि चबुल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हीतर चू स्कैंडल पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन 2016 और 17 में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने पूरे साउथ कोरिया को हिलाकर रख दिया। इसे लोग सैमसंग रिश्वत स्कैंडल या चुई सुन सिल गेट भी कहते हैं। इस कहानी में दो बड़े कैरेक्टर्स थे। एक तरफ पार्क ग्यून हे, जो देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी और मिलिट्री के डिक्टेटर पार्क चुंगही की बेटी भी थी, और दूसरी तरफ ली जे युंग, सैमसंग कंपनी के चेयरमैन, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चबुल है। ये स्कैंडल सिर्फ करप्शन का नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर रहा था, जहां पॉलिटिक्स और बड़े बिजनेस फैमिली एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों के एतमाद से खेल रहे थे। पार्क ग्यून-ही ने जब 2013 में प्रेसिडेंट का शपथ लिया तो वो साफ, शिफाफ और करप्शन फ्री इमेज लेकर आई थी, लेकिन जब इन पर इल्जामात लगे तो इनके अपने ही सपोर्टर्स हैरान रह गए कि ये ऐसा भी कर सकती हैं। और दूसरी तरफ ली जे युंग, सैमसंग फाउंडर फैमिली की थर्ड जनरेशन, एक ऐसी फैमिली जिसने एक छोटे ट्रेडिंग बिजनेस से सैमसंग को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। असल धमाका तब हुआ जब ये राज खुला कि प्रेसिडेंट पार्क ने अपनी करीबी दोस्त चुई सुन सिल के साथ मिलकर बड़ी कंपनियों से पैसे निकलवा लिए हैं और बदले में इन कंपनियों को पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिए गए। इन कंपनियों में सबसे बड़ा नाम सैमसंग का था। कहानी शुरू होती है 2016 में, जब वहां के पॉपुलर मीडिया चैनल के हाथ में एक पुराना टैबलेट कंप्यूटर लग गया। ये टैबलेट प्रेसिडेंट की फ्रेंड चुई सुन सिल का था। जब फाइल्स खोली गई तो सब हैरान रह गए। इसमें प्रेसिडेंट पार्क की बातों के ड्राफ्ट्स और स्टेट सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स थे। यानी एक आम फीमेल जिसकी गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं थी, वो प्रेसिडेंट की बातें लिख रही थी और एडिट कर रही थी, बल्कि गवर्नमेंट के फैसलों में भी इंटरफील कर रही थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल
गई। नवंबर 2016 में पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोसिक्यूटर्स ने फौरी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान सैमसंग के फाउंडर ली जे यूंग से भी पूछगछ की गई। इल्जाम ये था कि सैमसंग ने चुई को फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए ताकि गवर्नमेंट सैमसंग की एक कंट्रोवर्शियल मर्जर डील को सपोर्ट करे। फिर आया दिसंबर 2016, नेशनल असेंबली ने प्रेसिडेंट पार्क को इम्पीच कर दिया, यानी इन्हें प्रेसिडेंट पावर से हटा दिया गया। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसकी लीडरशिप प्रोसिक्यूटर्स पार्क यूंग सू कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक के बाद एक इम्पोर्टेंट राज फाश हुए। सामने आया कि प्रेसिडेंट पार्क और चुई सुन सिल ने देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर दबाव डालकर करोड़ों डॉलर इकट्ठा कर लिए थे। ये पैसे फाउंडेशंस के नाम पर लिए गए जो दरअसल चुई के कंट्रोल में थे। अब जरा देखें सैमसंग पर क्या इल्जामात लगे। 38 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई इन अदारों को जो चुई के हाथ में थे। चुई की बेटी जो घुड़सवारी की एथलीट थी, इसे 3 कीमती घोड़े दिए गए। इन घोड़ों की वैल्यू 2.8 मिलियन डॉलर थी। चुई की कंपनियों के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स किए गए। इस सब के बदले पार्क ने सैमसंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर डील को सपोर्ट किया था। ये डील 2015 में हुई थी। इसमें सैमसंग और चील इंडस्ट्रीज को आपस में मिलाया गया। ये मर्जर बहुत जरूरी था ताकि ली जे यूंग सैमसंग पर अपना कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत कर सके, क्योंकि उस टाइम इनके बाप को दिल का दौरा पड़ चुका था और वो कंपनी चलाने के काबिल नहीं रहे थे। और जब ये स्कैंडल सामने आया तो पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि कोर्ट्स तक हिल गए। एक तरफ साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट पार्क ग्यून हे खड़ी थी और दूसरी तरफ सैमसंग के चेयरमैन ली जे यूंग। इन दोनों के केस ऐसे थे कि मीडिया भी दिन रात इन्हीं पर बात कर रहा था। मार्च 2017 में पार्क को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही प्रेसिडेंट थी जो हमेशा कहती थी कि इनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अब इन पर रिश्वत, पावर्स का गलत इस्तेमाल और प्रेशर डालने जैसे इल्जामात लग चुके थे। 2018 के ट्रायल में कोर्ट ने इन्हें 16 हैवी रिक्वायरमेंट्स में क्रिमिनल अपॉइंट कर दिया और 25 साल कैद की सजा सुना दी। बाद में ये सजा बढ़ाकर 30 साल कर दी गई। कोर्ट ने बताया कि पार्क ने बड़ी कंपनियों से 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे लिए थे, जिनमें सबसे ज्यादा रिश्वत सैमसंग ने दी थी। जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला रखा और इनकी सजा को 20 साल पर फाइनल कर दिया। इसमें 15 साल करप्शन पर, 5 साल पावर के गलत इस्तेमाल पर और साथ 18 बिलियन वोन यानी 17 मिलियन डॉलर फाइन भी शामिल था। लेकिन दिसंबर 2021 में एक बड़ा मोड़ आया। प्रेसिडेंट मून जे इन ने इन्हें सेहत खराब होने की वजह से माफ करके रिहा कर दिया। इस वक्त तक वो तकरीबन 5 साल जेल में गुजार चुकी थी। और दूसरी तरफ सैमसंग के चेयरमैन ली जे यूंग के केसेस भी किसी ड्रामे से कम नहीं थे। फरवरी 2017 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था कि इन्होंने छुपकर 38 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी ताकि 2015 में सैमसंग की बड़ी मर्जर डील के लिए गवर्नमेंट यानी पार्क इनकी मदद कर सके। ये वही मर्जर डील थी जिसने इन्हें सैमसंग पर मजबूत कंट्रोल दिलाया था। अगस्त 2017 में कोर्ट ने इन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन सिर्फ 6 महीनों बाद फरवरी 2018 में अपील के बाद सजा कम होकर 2.5 साल रह गई और वो बाहर आ गए। कोर्ट ने कहा कि शायद कुछ पैसे पार्क ने खुद नहीं मांगे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा ट्रायल स्टार्ट हुआ और हाई कोर्ट ने फिर 2.5 साल कैद की सजा सुना दी। ली को दोबारा जेल भेज दिया गया। इस बार बताया गया कि इन्होंने 7.8 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी। अगस्त 2021 में इन्हें पेरोल पर रिहा किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि सैमसंग की लीडरशिप ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस के दौरान देश के लिए बहुत जरूरी है। और आखिरकार जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस खत्म करके इन्हें रिहा कर दिया। 2015 के मर्जर से जुड़े तमाम इल्जामात खत्म और आज वो फिर जो मन में आए वो कर रहे हैं। तो सालों से चलते स्कैंडल्स, लोगों के गुस्से और बड़े बड़े लीडर्स की जेल तक की कहानियां सुनने के बाद अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही कुछ बदलेगा। हमने देखा कि कैसे चबुल फैमिलीज ने अपनी पॉलिटिकल पावर के साथ मिलकर साउथ कोरिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया है, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि करप्शन, रिश्वत और पावर का वो गुरूर जो बार बार सामने आता है, लेकिन फिर भी ये साइकिल की तरह वहीं का वहीं है।
लीडर्स जैसे सैमसंग के ली जे यूंग जेल जाते हैं, फिर माफी मिलती है और वापस वही पावर इनके हाथ में आ जाती है। और गवर्नमेंट इसका कारण बताती है कि ये सब देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। अब सवाल यह है कि असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या गवर्नमेंट चबूल्स को कंट्रोल कर रही है, या ये फैमिलीज एम्पायर इतने बड़े हो चुके हैं कि अब कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता? तो फिर आगे क्या होगा? क्या न्यू जनरेशन और पब्लिक का ये गुस्सा सच में कुछ बदल सकेगा, या फिर चबूल सिस्टम का ये डार्क साइड हमेशा साउथ कोरिया की कहानी का हिस्सा बनकर रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि अब वाकई कोई तब्दीली आ पाएगी या नहीं।